हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास। यह घटना चक्र बीपीएससी के घटना चक्र से जो क्वेश्चन बैंक है उससे पढ़ने वाले हैं। इतिहास का टॉपिक है यह। इसमें प्राचीन इतिहास आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में। इतिहास का 3 वीडियो आपको मिलेगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास हम लोग 3 वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो में भी बना सकते हैं, लेकिन एक वीडियो में क्या होता है कि आप लोगों को भी लंबा हो जाएगा तो बोर फिर लगने लगता है। इसीलिए हमने सोचा कि 3 वीडियो में कवर करेंगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बता दें कि जो लोग 66वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का 15 सेट हो चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हो चुका है वो देख सकते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं। और एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं संदर्भ पब्लिकेशन का, जो आप लोग को आज 1 नंबर सेट मिला होगा। और जो लोग देखे हैं ठीक है, कैसा है बुक, उसका क्वेश्चन लेवल क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किए होंगे। और जो लोग नहीं किए वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि बुक कैसा है, आप लोग को उसको चाहिए या नहीं चाहिए। और जो लोग नहीं देखे हैं उसके लिए हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपके लिए आप इतना करते हैं, आप भी थोड़ा कुछ कीजिए, बस सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, बस सब्सक्राइब कीजिए। और जब वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। देखिए इसमें इसका डिटेल क्या दिया गया है। डिटेल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 ईस्वी से 5500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान ने मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईस्वी से पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश से सतकबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ के 8000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 64 ईस्वी पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि यह नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी से 5500 ईस्वी पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल डिहवा, जो प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो यह रंग होता था लाल रंग का उपयोग होता था। 3 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसका देख लीजिए, जो है हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तन का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इस बर्तनों की 2 श्रेणियाँ थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा जो चित्रित मृद भांड या मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी के रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपर हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग के विभिन्न प्रकार का चित्रकारी की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। देखिए, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है।
क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो पकी हुई ईंट की बनी इमारत, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी पकी हुई ईंट की बनी इमारत। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम या मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वह लोथल है। लोथल को प्राचीनतम बंदरगाह भी कहा जाता है, जो क्वेश्चन आपको इन्फोर्समेंट एसआई में पूछा गया था। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हड़प्पाकालीन बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन हड़प्पाकालीन स्तर से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा जो मिला है वह बनवाली से मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के सर्वेक्षण किया और वर्ष 1926-27 में और 1933-34 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन काल से संबंधित रहे। मोहनजोदारो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैकाले, R.L. एस्टीन, A. घोष और J.P. जोशी आदि ने इस सभ्यता की खोज के महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंततः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, बोगाज कोई का महत्व इसीलिए है। तो इसका महत्व है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवता एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य 4 देवता का वर्णन मिलता है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, बोगाज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो सिंधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दम राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था वह परुस्नी, जिसे रावी नदी बोलते थे, लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 10 राग युग जो 10 राजाओं का युद्ध परुस्नी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को नवम्य मंडल समर्पित है। सोम देवता को नवम्य मंडल समर्पित है। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल में सभी 118 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है और 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? यह सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 13 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यह कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट है, जो लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की NCERT पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी उद्धत हैं। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपने पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में, जो NCERT के नवीनतम संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी प्रकाशित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका मृत्यु जो हुआ था पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य भी था। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 ईस्वी आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक शहर में उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, महावीर भगवान का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, जो उनके दामाद थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और उनके पुत्री का नाम प्रियदर्शना थी, और पुत्री का विवाह जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और उनका प्रथम शिष्य भी बन गया। जमाली के बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11वीं अन्य प्रधान शिष्य उन्हें गंधर कहा जाता था। निम्न इस प्रकार थे वह 11 शिष्य: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, जो तीनों भाई थे, आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, आकस्मपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास थे। यह 11 मित्र थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गंधर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह 14 पूर्वा कहलाता है। 14 पूर्वा प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में भूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के शिष्य में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। धर्मचक्र परिवर्तन यानी उन्होंने अपना पहला ज्ञान कहाँ संबोधित किया था? तो 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के पीर के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन यानी वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यह उपदेश दुख और दुख के कारणों और दुख का अंत उनके समाधान में से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा गया। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज में हुआ। कौशल नरेश प्रसेन जितने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता का ग्रहण की थी, अपना प्रचार करते हुए मलो की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे और उसने बुद्ध को शुकर मद्य खाने को दिया। उन्होंने रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर यानी मल गणराज्य की राजधानी पहुँचे।
यहीं पर उनकी 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। एक था विनय पिटक जो संघ संबंधी नियम और आचार बनाए गए थे, जो एक दूसरा था सूत्र पिटक जो महात्मा बुद्ध के वचन या अभी, और तीसरा था अभिन्न पिटक जो दार्शनिक सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म का जैन धर्म में सम्मान नहीं था? तो यह था आत्मदमन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधन एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है जो पंचम बेटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पुरवर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताया गया है। तथ्यों में विवादित होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया है? तो यह किया है आजीवकों ने। मौर्य युग में प्रवर्तन गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बाबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बाबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चोपड़ा नामक गुफा सुप्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोखली पुत्र गोसाल थे। मखली पुत्र गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद का कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो यह उदयन के द्वारा किया गया था। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसे 9वीं स्थापित कर नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र जो बसाया था उदयन के द्वारा बसाया गया था। देखिए क्या है इसका डिटेल में है। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगीर से इसी स्थान पर अपनी राजधानी हस्तांतरित किए थे।
अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवी के द्वारा किया गया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यह राजगिरी हो जाएगा। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्थ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्थ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिर या गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व हो गई, जिसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी गिरिवज्र से यानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिए। 30 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु, जिनका कार्यकाल 492 से 460 ईस्वी रहा, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशांबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, सैंड्रोकोटस के चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया? तो यह विलियम जोन्स ने किया है। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस के नाम से पहचाना जाता था। विलियम जोन्स ने इसे पहले कहा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिस ने सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के जो शिलालेख थे वो जो 1750 में टी फैंतलर के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1750 इसमें। ये भी क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। 1700 अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले टी फैंथेलर के द्वारा खोजा गया था 1750 में, और जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था 1837 में। खोजा गया 1785 टी फैंथेलर 1785 और पढ़ा 1750 ईस्वी में, सॉरी, टी फैंथेलर के द्वारा 1750 ईस्वी में खोजा गया था और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नाम अंग्रेजी विद्वान ने अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि का उद्भावचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानापिय की पहचान सिंहल के राजा 30 से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 में मास्क यानी कर्नाटक में प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ा गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलास तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देती हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका में मौर्य इतिहास का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेख। दोस्तों कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक के लिए कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में कोई वर्ड थोड़ा उल्टा पुल्टा पढ़ा जाता है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम फिर से उसे सुधार लेते हैं और फिर हम आने वाली वीडियो में इस तरह की छोटी मोटी गलती को हम ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग कभी कभी मतलब ज़्यादा क्या होता है कि ना स्पीड में पढ़ने से या फास्ट में देखने से थोड़ा मतलब गलत मिस्टेक वर्ड पढ़ा जाता है, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान उस पर मत दीजिएगा, क्योंकि वो कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल संख्या 6 समिति होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था। करों की चोरी करने वाले
मृत्युदंड दिया जाता था। अतः विकल्प ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज राजदूत हैं। यह सेल्यूकस किसका राजदूत है? सेल्यूकस का राजदूत है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व यह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया, यानी लिख दिया। अंतिम मौर्य सम्राट था यह बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या 184 ईस्वी पूर्व में कर दिया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह जूनागढ़ में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ के रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिल्प कला का उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14वें प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? यह खारवेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल। चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम सम्राट में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर के 3 मील दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो महामेघवाहन वंश से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ और खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे वह स्कंदगुप्त थे। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने शासनकाल में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह परास्त हुआ था। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप में इसे गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों का कब्जा कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो यह बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, बिना जोती हुई भूमि जो वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा किया था। तो यह कब किया था? यह 515 ईस्वी से 520 ईस्वी पूर्व तक किया था। चीनी यात्री सुंग युंग 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया? तो ह्वेनसांग ने किया था। ऑप्शन है 1 हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासक की राजधानी
चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजतरंगिणी। कलहन के राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किए। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह उदंतपुर बिहार में अवस्थित है। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, बिहार राज्य में अवस्थित तथा इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। पाल वंश की स्थापना भी गोपाल के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव थे। कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया और कर्नाटक वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी तक चला, जो मिथिला का स्वर्ण युग कहा गया। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो रहा था हरि सिंह रहा था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह रहा था। तो इसका देखिए, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे और ये कला और साहित्य महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत किया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस कला में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? यह हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। कब हुआ था? धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां थी, यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वायदेहक, रथकार आदि। आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के स्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, जिसमें निर्वसित और अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र भी अस्पृश्य माने जाते थे, यानी छुआछूत मानते थे। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह किया गया था कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इसे अपने ताम्रपात्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के पश्चात वैशाल्य में हुई थी। इसकी अध्यक्षता आचार्य सावक मीर यानी सर्वकामिनी ने किया था। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए इसको हम यहीं पर रोकते हैं और इसको दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे। जो भी अब बच गया है उसको हम दूसरे पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जो लोग यहाँ तक देखे हैं, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।